नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी के प्रश्न। और आज हम हिंदी के प्रश्न पत्र है, ये 2018 का प्रश्न पत्र है और इसमें हम भाषा फर्स्ट हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अभी तक हमने CDP और EVS के प्रश्न पत्रों को हल किया है, तो आज मैंने सोचा कि आपको हिंदी की भी प्रैक्टिस करा दूँ, क्योंकि प्रैक्टिस लगाने से आपकी तैयारी बेहतर होती है। आप वैसे तो किताबों से भी प्रैक्टिस लगा सकते हो, लेकिन किताबों से क्या है, बहुत से प्रकाशन है जो गलत आंसर भी देते हैं। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगी कि आपको ऑनलाइन यूट्यूब से ही प्रैक्टिस लगानी चाहिए और अपनी तैयारी को आंकना चाहिए। यहाँ आप कमेंट भी कर सकते हो और कमेंट करके आपको पता चलता है कि आपने कितने प्रश्नों को सॉल्व कर पाए हो, कितने प्रश्न, और आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। तो चलो शुरुआत करते हैं। एक बार मैं आपको फिर बता दूं, वैसे तो मैंने आपको कई बार बता दिया है कि अगर आप भाषा में फर्स्ट भाषा हिंदी सेलेक्ट करते हो तो सेकंड भाषा आप संस्कृत ही लें, क्योंकि संस्कृत थोड़ा इजी होती है और इसमें आपके ग्रामर बेस तो कुछ पूछा नहीं जाता है और ज़्यादातर आपके ये गद्यांश और पद्यांश आते हैं और उन्हीं में से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप हिंदी के साथ साथ सेकंड भाषा आप इंग्लिश ना लेके और आप संस्कृति ही लें। अगर आप CBSE बोर्ड से हैं, आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपकी लैंग्वेज है इंग्लिश, तो फिर आप इंग्लिश भी ले सकते हो, वरना मैं तो आपको भाषा चुनाव में सेकंड भाषा संस्कृत का ही दूंगी। और भाषा सेलेक्ट करने में भी बहुत से बच्चे मतलब जब वहाँ प्रश्न पत्र हल करते हैं तो ज़्यादातर गलतियाँ हो जाती हैं। तो आपको भाषा जो सेकंड का पेपर आता है तो उसमें आपको अलग से प्रश्न पत्र दिया जाता है। अगर आपका ऑनलाइन होता है तब तो कंप्यूटर में आपकी वो फिट होती है, तो वहाँ आपको निकालनी होती है। लेकिन अब की बार क्या है, आपका ऑफलाइन होगा तो आपको दूसरा प्रश्न पत्र मिलेगा। जो भी नए स्टूडेंट हैं तो मैं उनको बता दूं कि आपका भाषा फर्स्ट हिंदी इसी में आएगी और सेकंड भाषा में आप अगर हिंदी सेलेक्ट करते हो तो आपका इसी में आएगी भाषा सेकंड हिंदी। लेकिन भाषा सेकंड दोनों भाषा हम एक ही नहीं ले सकते हैं। भाषा सेकंड में आपको या तो इंग्लिश लेनी होगी या संस्कृत लेनी होगी। तो इंग्लिश आपकी इसी प्रश्न पत्र में मिलती है और अगर आप अदरवाइज दूसरी भाषा लेते हो, संस्कृत है आपकी, उर्दू है या जो कोई भी भाषा है, तो उसके लिए आपको अलग से प्रश्न पत्र दिया जाता है। तो आप उसको लें और उसको सॉल्व करें। तो ये थी कुछ जानकारी। अब हम अपना प्रश्न पत्र सॉल्व करते हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को 91 से 96 के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्पों को चुनिए। ठीक है, तो अभी आपको ये कविता पढ़नी है, तो हम ये कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। पूर्व चलने की बटोही राह की बाट की पहचान कर ले। पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले। बाट का अर्थ होता है रास्ता। ठीक है, इसका अर्थ होता है रास्ता। बाट की पहचान कर ले। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिर गए हर मिलेंगे। है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी ये भी अनिश्चित। है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे। सुमन मिस आपका होता है फूल और कंटक मिस होता है आपका आपके कांटे और शर्मिस होता है आपके बाण। शर्मिस होता है आपके बाण। तो ये मतलब कुछ आपको जो ये आपके शब्द हैं इनके अर्थ आपको पता होने चाहिए। कौन सहसा छू जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा आ पड़े कुछ भी रुकेगा। तू न कर ऐसी आन कर ले पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। यानी चलने से पहले हे बटोही तू अपने रास्ते की पहचान कर ले। अब हम प्रश्नों को देखते हैं और उनके उत्तर करते हैं इसी कविता के आधार पर। और आपको ज़्यादा ग्रामर बेस पे इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपको प्रश्न पत्रों को हल करना है। प्रीवियस ईयर्स के आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पत्र हल करेंगे तो हिंदी में आपको कोई भी ग्रामर नहीं पढ़नी है। यानी ग्रामर आपका NCERT 2005 क्या कहता है कि बच्चों को आपको ग्रामर नहीं पढ़ानी है, तो आपको खुद भी नहीं पढ़नी है। आपको रट्टा नहीं मरवाना है, तो आपको खुद भी नहीं रटना है, आपको सिर्फ समझना है और ये समझ आपको प्रैक्टिस सेट लगाने से ही आएगी।
कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? तो इसमें किसके संकेत किया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके आप भी बताया करें। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3, अनिश्चितता की ओर। यानी कुछ भी निश्चित नहीं है, सब कुछ क्या है, अनिश्चित ही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं? अभी देखो इधर है कि है अनिश्चित कब, सुमन कब, कंटकों के सर मिलेंगे यानी बाण मिलेंगे। तो इसका आपका अर्थ हो जाएगा, इसका भी आपका उत्तर हो जाएगा नंबर 3, सुख और दुख। यानी इनका क्या अर्थ है सुमन और कंटक का? इसका आपका अर्थ है सुख और दुख। अगला प्रश्न देखते हैं, कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है? तो ऑप्शन आपके सामने है, जल्द से जल्द कमेंट करें उत्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4, हर स्थिति में आगे बढ़ने की। यानी कुछ भी निश्चित नहीं है कि कब आपको सुख दुख मिल जाए और कब आपको गड्ढे मिल जाए, कब मतलब कुछ कौन सा ऐसा कोई छू जाए। तो यानी आपका जो रास्ता है वो क्या है, कठिन है, उसमें सारी चीज़ें, यानी जो जीवन की यात्रा है वो क्या है, अनिश्चित है, उसमें कुछ भी निश्चित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, इस जीवन यात्रा में कुछ भी निश्चित नहीं है, सब कुछ निश्चित है, सब और मुश्किलें हैं, सब और सुख है। तो अभी प्रश्न पढ़ के आप इतना इजी है, खुद स्वयं से बता सकते हो इसका क्या राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1, यानी कुछ भी निश्चित नहीं है, जीवन यात्रा में सब कुछ अनिश्चित है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में से सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? अब इसमें आपको क्या करना है, नहीं देखना है। जब भी आपका नहीं आए, मैं हमेशा आपको बताती हूँ, उसको आपको अंडरलाइन करना है या फिर सर्किल बना लेना है उस पर, आप जैसा भी आप उचित समझें। तो सरित का क्या अर्थ होता है? सरित का अर्थ होता है आपकी नदी। ठीक है, सरित का अर्थ होता है आपकी नदी। तो अब तटनी, तटनी माने भी नदी होता है, जयमाला भी नदी का ही पर्यायवाची है, नद माने भी नदी ही है। और प्रवाह, प्रवाह क्या है, प्रवाह आपका नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा नंबर 4, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है? यानी अनिश्चित में आप क्या प्रत्यय लगा सकते हो? प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय यानी हमारे शब्द के अंत में जो शब्द लगाया जाता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, और जो आगे लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं उपसर्ग। जो शब्द के आगे लगाया जाता है वो हमारा उपसर्ग होता है। यानी जो शब्द के आगे लगाया जाता है वो हमारा उपसर्ग होता है और जो शब्द के अंत में लगाया जाता है वो हमारा प्रत्यय होता है। तो अब इसमें अनिश्चित में कौन सा प्रत्यय आ सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4, ता, अनिश्चितता। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों संख्या 97 से 105 सबसे उपयुक्त उत्तर, यानी ये आपको गद्यांश है, ये आपको पढ़ना है। तो चलो इसको पढ़ते हैं, आप जल्द से जल्द पढ़ने का कोशिश करें, मैं जल्दी जल्दी से पढ़ूंगी। राष्ट्रीय पर्व और सांस्कृतिक समारोह के दौरान गीत गाए जाएं, कविताएं सुनी और सुनाई जाएं, इसे लेकर माता पिता, स्कूल और समाज में व्यापक सहमति है। लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, वे उनका भरपूर आनंद लेने लगें, खुद तुकबंदियाँ करने लगें, रचने लगें, ये माता पिता को मंजूर नहीं। माता पिता को लगता है कि ऐसा करते हुए वे उस राह से भटक जाएंगे जिस राह पर वे उन्हें चलाना चाहते हैं, जिस राह से वे उन्हें अपनी सोची हुई मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं। उनकी इस इच्छा में ये निहित है कि बच्चे वैसा कुछ भी नहीं करें जो वे करना चाहते हैं, बल्कि वे वैसा करें जैसा माता पिता चाहते हैं। उनके भीतर बच्चे के स्वतंत्रता पूर्वक सीखने की प्रक्रिया के प्रति सतत संदेह और गहरा डर बना रहता है। यही हाल स्कूल का भी है।
गीत कविता स्कूल और कक्षाओं की रोजमर्रा की गतिविधि का हिस्सा बन जाए, ये स्कूल को मंजूर नहीं। स्कूल को लगता है कि इस सब के लिए समय कहाँ है, ये पाठ्य पुस्तक से बाहर की गतिविधि है। शिक्षक और शिक्षा अधिकारी चाहते हैं कि शिक्षक पहले परीक्षा परिणाम बेहतर लाने के लिए काम करें। दूसरी ओर हमारी संस्कृति और समाज में गीत कविता की जो जगह थी, वे जगह लगातार सीमित हुई है। गीत गाने, सुनने सुनाने के अवसर हुआ करते थे, वे अवसर ही गीत कविताओं को गुनगुनाते रह सकने के लिए, याद करने को प्रेरित करते थे, सहेजने और रचने के लिए प्रेरित करते थे, उनमें कुछ जोड़ने के लिए प्रेरित करते थे। इस सब के लिए अतिरिक्त प्रयासों की जरूरत नहीं पड़ती थी, वह जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा था। बच्चों के लिए पढ़ाई से अधिक खेलने कूदने के लिए समय और जगह थी। खेलने कूदने की मस्ती के दौरान ही उनके बीच से स्वतः ही नए खेलों, तुकबंदियों, खेल गीतों, बाल गीतों का सृजन भी हो जाया करता था। उनकी ये रचनाएं चलन में आ जाया करती थी, जबान पर चढ़ जाती थी और सालों साल उनकी टोलियों के बीच बनी रहती थी। समय के साथ उनमें कुछ कमी पाए जाने पर संशोधित होती रहती थी। ये आपका पैराग्राफ था और सीटेट में इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े आपके पैराग्राफ आते हैं। अगर आप ये नहीं लगाएंगे, अभी देखो ये मैं आपको छोटा करके दिखाती हूँ, कितना बड़ा पैराग्राफ है ये आपका, यानी आपके पढ़ने में ही बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाता है सीटेट में। तो इसलिए आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। इससे क्या होता है कि आप प्रश्न को जल्द से जल्द पढ़ना सीखते हैं और प्रश्नों के उत्तर जल्द से जल्द देना सीखते हैं। तो तैयारी में अगर सीटेट की ये विशेषता है कि सीटेट में अगर आप प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को हल नहीं करते हैं तो फिर आपको सीटेट पास मतलब करने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, इसलिए प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और चाहे आप कहीं से भी लगाइए, लेकिन अवश्य लगाइए। मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि आपका सीटेट पहली बार में क्लियर हो जाना चाहिए। पहला प्रश्न है आपका, बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? तो अभी देखते हैं, देखो इसमें अभी आपका दिया गया था कि माता पिता को लगता है कि वे उस राह से भटक जाएंगे जिस राह पर वे उन्हें चलाना चाहते हैं। तो उनकी ये इच्छा ही निहित रहती है कि बच्चे वैसा कुछ भी न करें जो वे करना चाहते हैं, बल्कि वे वैसा करें जैसा माता पिता चाहते हैं। तो इसका अब राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बच्चों के लिए लक्ष्य निर्धारित कौन करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2, माता पिता। अगला प्रश्न, कविताएं सुनी सुनाई जाए में क्रियाएं हैं, कौन सी है आपकी? अकर्मक है, सकर्मक है, प्रेरणार्थक है या द्विकर्मक है? तो इसमें आपकी क्रिया है सकर्मक। अगला प्रश्न, सांस्कृतिक में प्रत्यय है। अब देखो अभी आपको अनिश्चित में प्रत्यय कौन सा लगेगा पूछा था और इसमें आपको पूछा है कि प्रत्यय इसमें कौन सा लगा हुआ है। तो ये आपके दो शब्दों से मिलकर बना होता है, संस्कृति और प्लस एक, आपका बना है संस्कृत प्लस एक, और ये आपका मिलकर क्या बन गया है? सांस्कृतिक। तो ये इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3, एक। मंजूर का समानार्थी शब्द है, तो अब इसका समानार्थी यानी आपको पर्यायवाची ढूंढना है। इसका क्या होगा? पसंद, प्रस्ताव, स्वीकार या फिर अच्छा। तो मंजूर का क्या अर्थ होता है? मंजूर का अर्थ होता है स्वीकार करना। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। अब आपका लेवल कौन सा है? आपका लेवल है प्राथमिक स्तर, यानी बच्चे आपके बहुत छोटे होते हैं, आपके 2.5 से 3 साल का बच्चा ही क्लास में आ जाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। अब इसमें आपको शिक्षक का ज्ञान है, तो शिक्षक का ज्ञान बच्चों को भाषा सिखाने के लिए जरूरी नहीं है। कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, और फिर है आपका कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, कक्षा में लिखित आकलन। तो प्राथमिक स्तर पर सबसे क्या ज़्यादा जरूरी है? तो सबसे ज़्यादा जरूरी है नंबर 3, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। यानी आपकी पूरी जो कक्षा होती है, अभी आपने देखा भी होगा कि जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं और जो आपके प्ले वाले विद्यालय होते हैं,
तो उनमें बच्चे की यानी जो भी वर्णमाला है और भाषा है वो क्या है सारी पेंट करके दीवारों पे लिख दी जाती है। तो ये इससे बच्चे क्या है कि जल्द से जल्द भाषा सीखते हैं। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। अब बच्चे की बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, ये तो गलत आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। और आपका बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, इसमें भी सुधार नहीं करना है, यानी बच्चे को ऐसा परिवेश देना है कि बच्चा स्वयं से अपनी भाषा में सुधार करे। और अनुभवों को कक्षा के बाहर, तो कक्षा के बाहर भी नहीं रखना है आपको। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3, यानी बच्चों के भाषाई अनुभवों को उचित प्रयोग किया जाए, यानी उसको जो भाषा आती है उसका उचित अनुभव, उसका जो अनुभव है उसका अच्छे से प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो संज्ञानात्मक विकास है, आपका सामाजिक अंतःक्रिया है, दृश्य श्रव्य सामग्री है, या बाल साहित्य है। तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा? तो सबसे ज़्यादा, वैसे तो ये सभी हमारे सही है और सीटेट में यही होता है कि हमारे जो ऑप्शन होते हैं वो सब के सब सही होते हैं, लेकिन इसमें हमें क्या है सबसे अच्छा उत्तर ढूंढना होता है, सबसे इसके सटीक क्या है। तो अगर आप इस तरीके का निकालना सीख गए तो फिर आपके सीटेट में पूरे के पूरे नंबर आएंगे आपके, यानी 30 में से 30, यानी हिंदी भाषा 30 की है तो पूरे 30 नंबर आएंगे, सीडीबी में 30 में से 30 आएंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। अब जैसे संज्ञानात्मक विकास है आपका, तो ऑप्शन ये भी सही है, बच्चे को संज्ञान यानी जानना, संज्ञान का अर्थ क्या होता है? जानना, बच्चे को जानना सीखना आना चाहिए, संज्ञान आना जाना चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्री, ये भी भाषा सिखाने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाल साहित्य, ये तो आपका है ही। अब सबसे ज्यादा इसमें इन ऑप्शनों में भी सबसे ज्यादा बेटर कौन सा है? तो आपका है सामाजिक अंतःक्रिया, यानी जब बच्चा समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है तो भाषा उसकी ज्यादा समृद्धि होती है, यानी परिवेश आपका, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा शिक्षक का ये प्रयास होना चाहिए कि बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी को ही कक्षा में स्थान दें, बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें, बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के लिए भरपूर अवसर दें। अब देखो इसमें आपके राइट आंसर है, जैसे बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने का भरपूर अवसर हाँ देना चाहिए, ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन ये आपका ज़्यादा बेटर नहीं है। और बच्चों को द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग, ये तो आपका निगेटिव पॉइंट हो गया, यानी सिर्फ आपको मानक भाषा बच्चों को नहीं सिखानी है, बच्चों की जो भाषा है वो जैसे सीखता है उसको बोलने देना चाहिए। और फिर आपका ऑप्शन है बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा कोई कक्षा में स्थान दें, ऐसा भी नहीं है, बच्चे की जो भी मदर टंग है तो बच्चे की मातृभाषा के द्वारा उसको दूसरी भाषा को हमें सिखाना चाहिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। अगला प्रश्न है आपका, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी? अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा? तो अब इसमें आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है सबसे कमजोर पॉइंट पूछा है आपका, यानी सबसे कमजोर क्या है भाषा आकलन में, यानी बच्चा भाषा उसकी कैसी है, वो कितना लिख पाता है, कितना मतलब शब्द उसकी भाषा कहाँ तक पहुँची है। तो इसमें आपका सबसे कम होगा, कमजोर पक्ष होगा आपका ईदगाह में, क्योंकि ईदगाह में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, तो इसका तो सीधा सीधा एक ही आंसर आ जाएगा, उसने क्या खरीदा? चिमटा खरीदा। अब बच्चा एक शब्द लिख के दे देगा आपको चिमटा, तो ये तो आपका क्या होगा? ये तो आपका गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलत आंसर हो गया। तो सबसे ज़्यादा बच्चा मतलब भाषा का प्रयोग कहाँ करेगा, यानी किस चीज़ से उसका
आकलन होगा तो इन तीनों से होगा। तो अब कमजोर हमको पूछा है तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4। ठीक है, राइट आंसर आपका नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। तो सबसे देखते हैं इसको, सुनना है, अक्षर ज्ञान है, संप्रेषण है या फिर लेखन है। वैसे तो भाषा के ये सारे प्रकार हैं, ठीक है, सुनना भी है, अक्षर ज्ञान भी है, संप्रेषण भी है, लेखन भी है, लेकिन महत्वपूर्ण पूछा है तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? संप्रेषण। अगला प्रश्न देखते हैं, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। यानी बच्चा सुनना और लिखना, बच्चा सुने और सुनने के बाद लिखे, श्रवण कौशल और लिखना, ये कविता का सुनना और शब्द से लिखना। यानी बच्चा जैसे सुनता है और उसको उसी रूप में लिख देना चाहिए उसको। कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना और सुनी गई कहानी को शब्द से लिखना। अब इसमें आपका क्या है कि कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर हल करना, ये भी नहीं है, शब्द से भी नहीं आपको लिखना है। अब शब्द से फिर से यहाँ लिखना आ गया। अब इसमें क्या है, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। बच्चा जब अपने शब्दों में उसको लिखता है, ठीक है, उसने कोई स्टोरी सुनी, उसने कोई कविता सुनी, फिर उसको वो स्वयं अपने शब्दों में लिखता है, तो ये सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन, यानी इससे हम आकलन कर सकते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा, उसकी भाषा कितनी परिपक्व हुई है। और आपकी जो भाषा कौशल है, यानी आपकी जो पेडागोजी पर आधारित ही प्रश्न आपके पूछे जाते हैं सी-टेट में, तो पेडागोजी अपनी मजबूत करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको जो भी प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ या लगवाती हूँ, चाहे आपका CDP का हो, EVS का हो, सभी में व्याख्या के साथ लगवाती हूँ। भले ही मेरी वीडियो थोड़ा बड़ी हो जाती है, लेकिन आपको मैं प्रत्येक पॉइंट को बताती जाती हूँ। अगला प्रश्न है, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, ये भाषाई व्यवहार दर्शाता है। तो वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, यानी पढ़ता है और पढ़ने के साथ साथ वो उनको दोहराता भी है, पुनरावृत्ति करता है। वह अटक अटक कर पढ़ सकता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है, और जब भी आपका नहीं आ जाए तो इसको आपको ऐसे गोला कर लेना है। अब आकलन का उद्देश्य नहीं पूछा है आपको, बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। तो आपको ये अवश्य बताना चाहिए कि बच्चा की जो भाषा है वो कितना प्रगति कर रहा है। भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, तो ये भी आपको देखना है, यानी बच्चे में जो भी अधगम निर्योग्यता है तो ये सारी आपको देखनी है कि बच्चा में कौन कौन सी अधगम निर्योग्यताएं हैं। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, तो ये भी आपको करना है, ये भी आपका पॉजिटिव पॉइंट है। बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना, यानी बच्चा क्या त्रुटियां करता है सिर्फ हमें उन्हीं पर फोकस करना, तो ये हमारा निगेटिव पॉइंट हो जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है, आकलन का उद्देश्य नहीं है, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। छुट्टियां कैसे मनाई जाएं, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना। मेरे सपनों का भारत पर अनुच्छेद। पाठ्यपुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन। किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। अब देखो ये आपका जो प्रश्न है और इसमें उत्कृष्ट लेखन पूछा है, तो ऐसे ही प्रश्नों में आप उलझ जाते हो। जैसे ये क्या है, अब अनुच्छेद ही लिखना है तो कोई सा भी कुछ भी हो सकता है। छुट्टियां कैसे मनाई जाएं, इस पर लिखना। मेरे सपनों का भारत, पाठ्यपुस्तक से कठिन शब्दों का। लेकिन इन सब में भी आपको उत्कृष्ट ढूंढना है, ठीक है, उत्कृष्ट। तो सबसे अच्छा क्या होगा बच्चों के लिए, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन, यानी बच्चा जिसको आंखों से देखता है और फिर उसका वर्णन करता है,
तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। तो ये तो इतना सिंपल सा आपका प्रश्न है, तो जल्द से जल्द कमेंट करके आप बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखो इसमें क्या है, बच्चे सिर्फ भाषा विद्यालय आकर ही सीखते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे पहले से ही उनकी भाषा समृद्ध होती है और संचार माध्यमों से ही सीखते हैं, ये भी आपका गलत पॉइंट है। और बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, जन्मजात होती है। बच्चा जब स्वयं से ही सीखता है, तो बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से कठिनाई होती है। यानी एक आपका बच्चा है और वो डिस्ग्राफिया से पीड़ित है, तो उसको किस में आपकी कठिनाई होगी? सुनने में, बोलने में, पढ़ने में या लिखने में? ये आपकी प्रमुख अधिगम निर्योग्यताएं होती हैं और इन पर मैंने वीडियो बना दी है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। प्लेलिस्ट में जाके आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो आपकी डिस्ग्राफिया है, डिसलेक्सिया है, तो इस सब में क्या होता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्ग्राफिया। आप इसको इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, यानी ग्राफ, ठीक है। इसमें पीछे से क्या आ रहा है? ग्राफ। तो ग्राफ को हम क्या करते हैं? ग्राफ हम किसी बुक पे बनाते हैं, ठीक है, लाइन खींचते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये हम लिख के करते हैं, तो ये हमारा लिख के हो गया। एक आपकी होती है डिसलेक्सिया, तो लेक्सिया पीछे से, तो ये आपका पढ़ने से हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? यानी प्राथमिक स्तर की आपकी क्या है? पाठ्य पुस्तक है और इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछा है। बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, नैतिक मूल्य वाली कहानी, कविताएं, बहुतायत में दिए गए अभ्यासकार, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। अब स्तर आपका प्राथमिक है, यानी बच्चे को हमें भाषा सिखानी है, तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें नंबर 4, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। यानी विविध रूप से बच्चा जब सीखता है भाषा को, तो उसकी भाषा कैसी होती है? समृद्ध भाषा बनती है और बच्चा भाषा जल्द से जल्द सीखता है। अगला प्रश्न है, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है, भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? तो शिक्षक के लिए चुनौती ये नहीं, बिल्कुल ये आपका क्या है? ये आपका नेगेटिव पॉइंट है। आकलन की प्रक्रिया को बाधित ये भी नहीं करेगी और भाषा सीखने की प्रक्रिया भी बाधित ये भी नहीं होगी। यानी बहुभाषा यानी एक ऐसी कक्षा है जिसमें बहुत बच्चे हैं और उनकी भाषा क्या है? अलग अलग भाषा बोलते हैं, बहुभाषिक है। तो इसका प्रयोग शिक्षक एक संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। ये आपकी यानी शिक्षक दूसरे बच्चों को इसके संसाधन के रूप में कार्य कर सकता है। बहुभाषिक बच्चे हैं तो उससे दूसरे बच्चे एक दूसरे बच्चे की भाषा सीख सकते हैं। और ये हमारा अगला प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है आपका, तो देखते हैं इसको। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी और आप लाइक कमेंट करके मतलब ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। और मैं आपको प्रैक्टिस सेट यानी आपको डेली मिलते रहेंगे और मैंने बहुत से प्रैक्टिस सेट आपको दे भी रखे हैं। तो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। साथ ही साथ मैं कंटेंट पर भी वीडियो आपको देती हूँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का भी उत्तर देखते हैं। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है भाषा की पाठ्यपुस्तकें, भाषा का लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश, भाषा की जटिल संरचनाएं। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? यानी आपको क्या करना है? भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है, यानी आपको ये अंतर देखना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाषा का उपलब्ध परिवेश।
यानी आपका जो भाषा का परिवेश है उसी से ये तय होता है कि आप भाषा कितनी अर्जित कर पाते हो। तो ये हमने कुछ प्रश्न लिए हैं हिंदी के, और आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल पर बने रहें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। और आप प्लेलिस्ट में जाके सीटेट प्रिपरेशन नाम से प्लेलिस्ट है, और उसमें मतलब सीटेट के सारे प्रैक्टिस सेट मैंने डाल रखे हैं, तो आप उन सारे प्रैक्टिस सेटों को देख सकते हैं। आपको तैयारी कैसे करनी है इस पर भी बहुत सारी वीडियो बनी रखी है, तो आप उनको भी अवश्य देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कंटेंट के साथ और अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय। पूरी वीडियो देखने के लिए भी धन्यवाद।